हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ एक ऐसा वीडियो जो देख के आपका होश उड़ जाएगा। और हमारे बुजुर्गों के साथ क्या क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ, कहाँ से जन्म हुआ, ये सब के बारे में आज हम आपको दिखाएंगे। इस बात को कछुए के अंडों से निकले ये नवजात बच्चे बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। अभी अभी अंडों से बाहर निकले इन बच्चों को रेत पर चलकर शिकारियों से बचते हुए समुद्र की लहरों तक जाना है। अब इनमें से जो बच्चे कमजोर और सुस्त होंगे वो शिकारियों का शिकार बनेंगे, लेकिन जो बच्चे तेज, फुर्तीले और ताकतवर होंगे वो ही समुद्र की लहरों को छू पाएंगे और फिर समुद्र के पानी में अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। यानी कुदरत ने कुछ खास खूबियों वाले बच्चों को चुना। हालांकि कुदरत का ये नियम बड़ा बेरहम है, लेकिन ऐसा हमेशा से होता आया है और इसी नियम के चलते धरती पर जीवों की अलग अलग तरह की प्रजातियां विकसित हो पाईं। यूं तो धरती पर जीवन अरबों साल से मौजूद है, मोटे तौर पर कहा जाए तो करीबन 4 अरब साल से। लेकिन इसकी शुरुआत आखिर कहां पर हुई, ये सबसे अहम सवाल है। धरती पर सबसे बड़े हिस्से में पानी की हुकूमत कायम है। समुद्र का विशाल साम्राज्य पूरी धरती पर फैला है और इसी के अंदर अरबों साल पहले बहुत छोटे जीवों ने जन्म लिया। आज हम समुद्र में बसने वाले ढेरों ऐसे जीवों को जानते हैं जिनकी कुदरत अपने आप में हैरान करने वाली है। कांच की तरह पारदर्शी जेलीफिश से लेकर एक जहाज के जितनी बड़ी मछली तक, ये सभी समुद्र की दुनिया के अजूबे हैं। आप, मैं और धरती पर रह रहे सभी जीवों के दूर के पूर्वज कभी इसी पानी के अंदर जन्मे थे। धरती के सीने पर खड़ा विशाल समुद्र का भंडार कुदरत के लिए मानो एक लेबोरेटरी जैसा था, जिसके घोल में कुदरत ने जीवन को लेकर कई तरह के प्रयोग किए, जिससे बाद में आगे चलकर कॉम्प्लेक्स लाइफ का जन्म हुआ। इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है कि हमारे दूर के पूर्वजों ने कभी पानी से निकलकर धरती पर चलना शुरू किया होगा, और विज्ञान के पास ऐसा क्या सबूत है जो हमारे इतिहास की कड़ी को इन पानी में रहने वाले जीवों से जोड़ सके और ये साबित करे कि हमारे पूर्वज कभी इसी पानी में जन्मे थे। हमारे शरीर के कई हिस्से आज भी उन खूबियों को लिए हुए हैं जो आज से अरबों साल पहले हमारे पूर्वजों में पानी के अंदर विकसित हुई होंगी। ये मैं और आप हैं। जी हां, अपनी मां के गर्भ में इस समय हमारी उम्र केवल 24 दिन की है और इस स्टेज में हमारे सर के पास ये गिल्ड स्लिट्स मौजूद हैं, जिन्हें फेरिंगल पाउचेस भी कहते हैं। हैरानी की बात है कि मछली के अविकसित बच्चे में भी यही गिल्ड स्लिट्स पाए जाते हैं, जो आगे चलकर मछली के गलफड़ों में बदलते हैं, जबकि इंसानों में ये चेहरे, कान और जबड़ों का हिस्सा बनते हैं। इसी तरह से गर्भ में 5वें या 6ठे हफ्ते में आकर इंसानी बच्चे में एक पूंछ भी विकसित होती है, जो उस समय हमारी रीढ़ का हिस्सा होती है, लेकिन आगे की डेवलपमेंट में ये रीढ़ के निचले हिस्से में बदल जाती है। इसके अलावा फॉसिल्स की स्टडी, डीएनए और बाकी जानकारियों से हमें ये पता लगता है कि हम जिंदगी के उस पेड़ की एक छोटी सी शाख हैं, जिसमें जीवन कई करोड़ों अलग अलग रूपों और अलग दिशाओं में विकसित हुआ। लेकिन इस सब की शुरुआत उस पेड़ के एक नन्हे बीज से हुई। पर इन सब के बीच एक और जरूरी सवाल मन में पैदा होता है कि जीवन आखिर सबसे पहले पानी के अंदर ही क्यों जन्मा। आइए इसके लिए धरती के इतिहास की एक झलक देखते हैं। आज से करीबन 3.8 अरब साल पहले इस समय धरती का माहौल बेहद कठोर था। यहां ऑक्सीजन का कोई नामो निशान नहीं था।
और साथ ही एटमॉस्फेयर भी काफी पतला था। सूर्य की घातक किरणों से बचाने के लिए ओजोन जैसी लेयर भी इस समय मौजूद नहीं थी। जीवन के लिए खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे नए प्लेनेट पर बिना किसी रोक टोक के बिखरती थीं। धरती का समूचा माहौल जीवन के पनपने के लिए नामुमकिन सा नजर आता था। समय के साथ धरती पर फटते ज्वालामुखियों और आसमान से बरसते उल्काओं ने धरती की ऊपरी सतह को उथल पुथल कर दिया। बाहरी जगहों में ऐसे भीषण हालातों के मुकाबले धरती पर मौजूद पानी के अंदर कहीं ज्यादा सुरक्षित माहौल था और पानी की इसी महफूज पनाह में जीवन पहली बार धरती पर पनपा। हालांकि जिंदगी धरती पर सबसे पहले किस रूप में पैदा हुई, ये बात अब तक एक रहस्य है। कहा जाता है कि उस वक्त भी एक साथ मिलकर जिंदगी को पैदा करने वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर मौजूद थे, जिनसे सिंगल सेल से बने जीव पैदा हुए होंगे। लेकिन धरती पर सबसे पहले पैदा हुए जीवन को समझना शायद इतना आसान नहीं है। इसे एक लाइन में समझाना नामुमकिन है। जीवन धरती पर कैसे आया, इसे ठीक से समझने के लिए हमें विज्ञान के दूसरे पहलुओं पर भी नजर डालनी होगी। कई सवालों पर गौर करना होगा, जैसे कि एक जिंदा प्राणी आखिर क्या है, कौन सी जरूरी खूबियां ये तय कर देती हैं कि कोई चीज जिंदा है या नहीं। क्योंकि धरती पर कई चीजें ऐसी हैं जिनकी खूबियां हमसे मिलती जुलती हैं, लेकिन वे फिर भी जिंदा नहीं हैं। जैसे कि बादल हमारी तरह एक से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, हमारी तरह अपने आकार को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि बादल में अपनी कोई लाइफ नहीं है, यानी बादल हमारी तरह जीवित नहीं हैं। और ये सिंगल या डबल सेल लाइफ आखिर क्या है, इनमें ऐसा क्या मौजूद है जो इन्हें जिंदा प्राणी बना देता है। लाइफ की बात की जाए तो सभी जिंदा प्राणियों को हम दो तरह की खूबियों के कारण अलग कर सकते हैं। पहले वो जो सिंगल सेल से बने हैं और दूसरे वो जो कई सेल्स के आपस में मिलने से बने हैं। हम खुद खरबों छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने हैं। हमारे शरीर के ये सेल्स इतने छोटे हैं कि 10,000 सेल्स एक साथ एक पिन की नोक पर फिट हो सकते हैं। आसानी से समझा जाए तो कई सेल्स आपस में मिलकर छोटे टिश्यूज को बनाते हैं। टिश्यूज की परतें आपस में मिलकर हमारी बॉडी के किसी खास पार्ट को आकार देती हैं, जैसे कि दिल, फेफड़े, किडनी, स्किन। और ये सभी अलग अलग पार्ट जब आपस में मिलकर एक पूरे ढांचे को तैयार करते हैं तो वो जिंदा प्राणी इंसान या जानवर के रूप में पहचाना जाता है। वहीं सिंगल सेल से बने प्राणियों में केवल एक सेल ही उनकी पहचान के लिए काफी है। हालांकि ये सेल्स हमें बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी ये अपने आप में जीवन का सबसे छोटा रूप है, यानी इन्हें हम लाइफ कह सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि ये सेल्स भी खुद में सबसे छोटे नहीं हैं, बल्कि इनके अंदर भी इनके अलग अलग हिस्से मौजूद हैं, जिनका काम आपस में बटा हुआ है और जिनकी साझी गतिविधियों से मिलकर बनता है एक सिंगल सेल। आइए अब ये जानते हैं कि इन सेल्स के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपस में मिलकर एक लाइफ को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए हमारी बॉडी के एक सेल को ले लेते हैं। सबसे पहले आती है इसकी परत, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेल को बाहरी आवरण देती है, यानी कि एक झिल्ली का काम करती है। इसे हम सेल की स्किन भी कह सकते हैं। ये कोई आम झिल्ली नहीं है, बल्कि ये पोषक तत्वों को पहचान कर उन्हें अंदर जाने देती है, जबकि जिन तत्वों से इसे खतरा है उनके लिए ये रास्ते को ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा ये सेल्स के अंदर से वेस्ट को भी बाहर जाने देती है। इसके बाद आता है सेल के अंदर भरा हुआ लिक्विड, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ लिक्विड ही भरा है, बल्कि इसके कुछ अंग ऐसे हैं जो जरूरी कामों को अंजाम देते हैं। इसके स्पेशल पार्ट कुछ खास तत्वों को बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन,
और प्रोटीन को यूज करके ही सेल्स अपनी ज्यादातर केमिकल प्रोसेस को अंजाम देते हैं। इसके कुछ जरूरी तरह के हिस्से खाने के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ऐसे मटेरियल में बदलते हैं जो सेल्स की एनर्जी और ग्रोथ के लिए जरूरी है। इनसे बनाए गए पोषक तत्व पूरे सेल में खास तरह की ट्यूब्स की मदद से ट्रांसफर किए जाते हैं। यानी हमारे शरीर में मौजूद सेल्स के अंदर अपना एक सिस्टम है जो हमारे द्वारा खाए गए खाने से जरूरी चीजों को लेकर लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। और आखिर में आता है न्यूक्लियस, जिसे हम सेल का ब्रेन भी कह सकते हैं। सेल के बीचों बीच मौजूद ये न्यूक्लियस सेल के कंट्रोल सेंटर की तरह काम। हाय गाइस, हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।